बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस टू स्प्रिंग 2024 के पास्ट पेपर के सलूशन में वेलकम करता हूँ। काफ़ी देर से आप लोगों की मैसेजेस आ रहे थे। मैं थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से ये हमारा काम थोड़ा लेट हो गया। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह 2024 का जो आपका पास्ट पेपर है इसके सलूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले की तरह कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, तो उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, और कुछ क्वेश्चन जो मेरे लेक्चर में मौजूद नहीं है उनका सलूशन मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एवरेज है। हाँ, ये कहूँगा कि आप देखें कि लास्ट ईयर 2024 में इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्वेश्चन आपके पास काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम एन, ये आपका एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का। फिर आपके पास इसका थर्ड पार्ट है एग्जामिन द कन्वर्जेंस। फिर ये तीसरा क्वेश्चन दे दिया, शो दैट द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कन्वर्जेस, चौथा। तो ये 3 पार्ट तो यहाँ पर आपके पास देखें इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हैं। तो 3 पार्ट का मतलब है कि 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, 15 नंबर ये बन जाते हैं आपके यहाँ पर। और दूसरा फिर ये देखिए आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 15 और 10 25। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपने प्रूव कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास 10 नंबर। फिर ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है, गामा फंक्शन भी। तो 20 और 15, 35 नंबर का पेपर आपका ये है, ठीक है जी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर ये 1 का फोर्थ पार्ट है, ये भी तकरीबन एक जैसे ही है। ये ज़्यादा मोर जर्नलाइज्ड फॉर्म है। यहाँ पर p लिखा हुआ x की पावर p है, और यहाँ पर आप देखें कि सिंपल x है। तो पता नहीं यहाँ पर जो पेपर सेटर है शायद उसके ज़हन में क्या चीज़ आई है यहाँ पर कि पहले क्वेश्चन देकर फिर दोबारा उसी की मोर जर्नलाइज फॉर्म दी है, फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। चलें, खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम डिस्कस करते हैं जी पेपर के सलूशन को। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपका है जी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम एंड द इंटीग्रल। ये आपको इंटीग्रल दिया हुआ है, आपने बताना है कि एम और एन की किस वैल्यू के लिए इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। मैंने लिखा है सोल्यूशन इसका ये है। लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रख दिया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, कहते हैं जी गिव अ काउंटर एग्जांपल दैट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट मे नॉट बी ए यूनिफॉर्म। आपने कोई काउंटर एग्जांपल देनी है जिसमें ये प्रूफ किया जा सके कि जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होती, ठीक है। मैं यहाँ पर अब ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपको जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसका कॉन्सेप्ट पता है। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, या आपने मेरे जो लेक्चर हैं अगर वहाँ से आप हेल्प लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड सीरीज, ठीक है। ये आपका जो टॉपिक, आपका जो रियल एनालिसिस 2 का कोर्स है उसमें लास्ट जो टॉपिक है ना वो ये है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड सीरीज, ठीक है ना। अच्छा चले जी, अब खैर इसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि आपने कोई काउंटर एग्जांपल देनी है जिसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ना हो। तो मैंने ये कंसीडर कर लिया है, लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ एन। अब ये नीचे एफ एन के नीचे ये सारे सिंबल्स, आई होप कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता हैं। अगर ये नहीं पता होंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ठीक है, जो कि मैंने क्लोज इंटरवल 0 से 1 से r की तरफ लिया है, सच दैट कि फार्मूला उसका ये है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। हियर वी शो दैट कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है बट नॉट अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। देखें जी, अब यहाँ पर जो आपका ये क्लोज इंटरवल है इसमें आपका x जो है बेटा वो 0 और 1 के दरमियान है।
यहाँ पर बस ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा ये बताऊंगा आपको कि जो लिमिट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है ना, पॉइंट वाइज कन्वर्जन का मतलब है कि अगर आप जीरो के ऊपर फंक्शन की लिमिट मालूम करेंगे वो कोई ना कोई रियल नंबर आना चाहिए, आप वन पर मालूम करें तो भी कोई ना कोई रियल नंबर आना चाहिए, और जीरो और वन के दरमियान आप मालूम करें तब भी कोई ना कोई रियल नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जीरो पर मैंने इसका आंसर मालूम किया, वो आ गया L1 लिमिट, वन के ऊपर इसका आंसर मालूम किया, वो लिमिट आ गया L2। इसी तरह इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं उन पर मैंने बारी बारी मालूम करता गया। फर्ज करें कि उनके ऊपर सपोज कर लें जीरो और वन के दरमियान जितने भी नंबर हैं उन सब पर लिमिट आ गई L3। अब जीरो पर आंसर L1 है, वन पर आंसर L2 है, इनके दरमियान में आंसर L3 है। तो जीरो पर मैं कहूंगा कि जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, वन पर भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उनके दरमियान तमाम पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तो L1 L2 L3 ये हुए तमाम के तमाम बराबर आपस में, तो फिर मैं कहूंगा कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर ये बराबर ना हो तो फिर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि x इक्वल टू 1 के ऊपर इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्या आंसर आता है। आपने यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर फार्मूले में ये मेरा जो फार्मूला है fn x इक्वल टू x की पावर n, इसमें अगर आप x की जगह 1 पुट कर देते हैं, याद होगा fn1 इज इक्वल टू 1 की पावर n। अब 1 की पावर n, अब आप कुछ भी रखते जाए यहाँ पर, 1 n क्या हो सकता है, n आपका नेचुरल नंबर है जी, ठीक है, आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते रहे तो 1 की पावर n हमेशा 1 आएगा। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास जो इसकी लिमिट का आंसर है 1 के इक्वल आ गया। अगर आप 0 से 1 के दरमियान कोई भी नंबर लेते हैं तो मैंने लिखा है इन दिस केस आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो 0 को अप्रोच करेगा एज एन अप्रोच टू इनफिनिटी। ये क्या मतलब है, आप देखें जी, आप x इक्वल टू 0 1 के दरमियान कोई भी नंबर रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सपोज अगर आप x की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 रख लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पर इसका आंसर बनेगा fn 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ठीक हो गया बेटा। अब देखो आपने एक रिजल्ट ये पढ़ा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसे तमाम नंबर जो 0 और 1 के दरमियान होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो 0 और 1 के दरमियान हैं, उनकी आप जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा आएगा। ठीक है, जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना छोटा आएगा। तो आप अगर n अप्रोच टू इनफिनिटी करेंगे तो ये आंसर 0 को अप्रोच करता जाएगा। आप चेक कर लें, अगर आप n की जगह 2 पुट करते हैं तो आंसर आता है 1/4। 1/4 का मतलब है 0.25। अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे आंसर आएगा 1/2 यानी 0.5। अगर आप n की जगह 3 पुट करेंगे आंसर आएगा 1/8 यानी 0.125। तो आप देखें आप n जितना बढ़ाएंगे आंसर उतना छोटा होता जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि जब भी आपका x 0 और 1 के दरमियान होगा, इस केस में आपके फंक्शन का आंसर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा एज एन अप्रोच टू इनफिनिटी। अब देखें 0 और 1 के दरमियान आंसर आया 0 और 1 के ऊपर आंसर आया 1। तो ये देखें जो मैंने यहाँ पर आपको L1 लिमिट बताई है, L1 लिमिट जो है वो कुछ और आ गई है और L2 लिमिट कुछ और आ गई है। सही है, यानी लिमिट डिफरेंट आ गई है। आगे मैंने लिखा कि अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हैं अपने फंक्शन में, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है fn x इक्वल टू x की पावर n। अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देते हैं बेटा तो याद आएगा fn 0 इक्वल टू 0 की पावर n। अब आप 0 की कुछ भी पावर ले रहे हैं, नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पर, n आपका मैंने बताया नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा जी, हेंस द सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन इज कन्वर्जेंट। अब यहाँ पर ये 0 के ऊपर इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि आपने 3 जगह पर टेस्ट किया, आपने 0 पर चेक किया, जब x 0 पुट किया तो आंसर निकला 0। आपने 1 पर चेक किया तो आंसर निकला 1, जबकि 0 और 1 के दरमियान आंसर आपने निकाला है तो तब आंसर निकला 0। तो आप देखें क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, ये तो दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं आया। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि सीक्वेंस मेरा जो है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट है इस इंटरवल के ऊपर, और ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट क्यों है, मैं फिर बता रहा हूं कि 1 पर आंसर 1 आ गया, 0 पर आंसर 0 आ गया, जबकि इनके दरमियान भी आंसर 0 है, लेकिन तीनों बराबर नहीं है। सही है, तीनों बराबर होते हैं तो फिर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है। अब उसके बाद आप जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो होता है ना, उसकी जो लिमिट होती है, उसकी लिमिट है खुद एक फंक्शन होती है। तो मैंने क्या लिखा है, हेंस एंड इट्स पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन इज, पॉइंट वाइज इसकी लिमिट क्या निकलेगी, पॉइंट वाइज लिमिट जो होगी वो खुद एक फंक्शन होगी। वो उसको कैसे लिखेंगे, देखें उसको लिखेंगे ऐसे, f of x इक्वल टू ये पीस वाइज फंक्शन होगा। देखिए x इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी लिमिट का आंसर आया 1, जबकि 0 और 1 के दरमियान इसका आंसर आया था 0, और 0 पर भी आंसर कितना आया 0। तो मैंने यहाँ पर 0 की तरफ से लेस देन इक्वल लिख दिया। ठीक है, देखें 0 पर आया आंसर 0, जब आपका x 0 है तो 0 आंसर आ गया। जब आपका x 0 और 1 के दरमियान है यहाँ पर, सॉरी, तो आंसर आया है इसका 0। जब आपका x 1 है तो फिर आंसर आया 1। तो इन दोनों केसेस को, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके यहाँ पर एक ही बना दिए। ठीक है, क्योंकि दोनों पर आंसर आ गया 0 आ गया। अब अगली बात सुने, ये इसकी पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन निकला है, यानी पॉइंट वाइज लिमिट निकल आई। लास्टली एज f of x इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आगे आपने सेकंड ईयर में कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पढ़ी हुई है। आप मुझे बताएं कि ये जो फंक्शन है आपका x इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट होता है पीसवाइज में इस तरह, अगर किसी सीक्वेंस की लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर किसी फंक्शन की, सॉरी,
अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और उसके ऊपर फंक्शन का आंसर भी बराबर हो, फर्ज करें ए के ऊपर, तो हम कहते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप देखें x इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 के ऊपर है 0 के बराबर, ये 0 है इसका आंसर। और जबकि राइट हैंड लिमिट यानी 1 के ऊपर और एग्जैक्ट 1 के ऊपर आंसर कितना है, 1 के बराबर है। तो आप देखें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 है, जबकि इसका आंसर 1 के ऊपर कितना है, एग्जैक्ट 1 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है ना आपके पास आपस में, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये सीक्वेंस जो है, इसकी जो लिमिट है, ये लिमिट वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हेंस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जन, नॉट अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जन, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, एग्जामिन दी कन्वर्जेंस। ये इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, मैंने लिखा है लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, मुझे जो थोड़ा सा अच्छा लगा क्वेश्चन, और मेरा ख्याल है कि अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने ये पेपर सोल्व कर लिया है या करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइम दे रहा होगा, उनसे शायद सोल्व ना हो रहा। आपने बताना है, कहता है जी शो दैट द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल आपको दिया हुआ है sin x ओवर x की पावर p, ये कन्वर्ज करता है तमाम p के लिए जो 0 से बड़े हैं, यानी पॉजिटिव p के लिए। सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बेटा आप ये देखना होता है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी जो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनते हैं, ठीक है ना। देखें जी, एक तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के ऊपर तो हम कन्वर्जेंस को चेक करेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप जानते हैं ऐसे इंटीग्रल को कहते हैं जिसका या तो कोई एक एंड पॉइंट इन्फिनिटी हो जाए, या उसकी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में से, उसकी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में से किसी एक नंबर के ऊपर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, किसी एक या एक से ज्यादा पर, तो फिर हम कहते हैं कि वो आपका इंटीग्रल इम्प्रॉपर है। तो लिहाजा ये आपका इंटीग्रल है बेटा इम्प्रॉपर, इन्फिनिटी की वजह से भी और 0 की वजह से भी। मैंने लिखा है x इक्वल टू 0, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ऑफ द इंटीग्रैंड यानी जो अंदर वाला फंक्शन है, इसके लिए x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। कैसे डिसकंटिन्यूटी है सुनने जरा बात को गौर से सुने। ये लिखा है sin x ओवर x की पावर p, आप यहां पर x की जगह कुछ भी पुट कर लेते हैं, जब भी आप x की जगह 0 पुट करेंगे बेटा, ठीक है, तो इसका आंसर जो है बच्चों वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पर ना एक थोड़ी सी डिबेटेबल बात है, शायद आपको वो चीज तंग कर सकती है, या आपके नोट्स वगैरह में आपने लिखा हो। देखो x इक्वल टू 0 जब आप पुट करते हैं, ये 0 की पावर p, और p पॉजिटिव आपका, साइन 0 ओवर 0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, फंक्शन आपका इटसेल्फ 0 के ऊपर अनडिफाइंड है। आप जानते हैं कंटिन्यूटी के लिए 3 शर्तें मैंने बताई हैं, अभी ऊपर बताई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यानी उसकी लिमिट का आंसर फंक्शन का, अगर वो हम a पर या 0 पर चेक कर रहे हैं और 0 पर ये आंसर अगर बराबर पर आए तो फिर हम कहते हैं फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, अब एक बच्चा कहता है जी, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिख दिया ऐसे, ठीक है, वो कहता है सर जी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर देखें x इक्वल टू 0 जब हम लिमिट लेते हैं तो ये वाला आंसर तो 1 आ जाएगा, चलो मान लिया ये आंसर लिमिट का आंसर 1 आएगा, लेकिन जब यहाँ पर x की जगह 0 पुट करोगे ये कितना आंसर आएगा, ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी। तो सिंपल सी बात बस आपने याद रखनी है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 जो है वो उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, वो जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जब हमने ये देखना होता है ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो पहले इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तलाश करते हैं, ठीक है ना। तो इसके दो जगह पर इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिली, एक 0 पर और एक खुद इन्फिनिटी पर। अब देखते हैं करना क्या है। मैंने कहा जी वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को sin x ओवर x की पावर p को इस तरह मैंने ब्रेक कर लिया। आगे मैंने आपसे पूछा ये जो फंक्शन है sin x ओवर x, ये बाउंडेड फंक्शन है। कैसे बाउंडेड है आप जानते हैं बेटा, ये जो sin x है ना, आप जानते हैं कि sin x हमेशा x से छोटा, ठीक है, या ज्यादा बराबर हो सकता है, ठीक है ना। और जब इसको आप इस तरफ डिवाइड करेंगे ना, जब भी x इक्वल टू 0 की नेबरहुड में आएगा ना, मतलब ये देखें जब आपका x 0 को अप्रोच कर रहा होता है तो ये दोनों तकरीबन बराबर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो sin x ओवर x यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आ जाएगा। या इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, ये खुद ही कहते हैं ना कि sin x का जो आंसर है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब अगर आप दोनों तरफ x से मजीद डिवाइड करवा दें तब भी इसका आंसर 1 से छोटा ही रहेगा ना। तो मैंने लिखा जी कि साइन फंक्शन बाउंडेड है, अगर आप इसे x पर डिवाइड कर देंगे तब भी ये स्टिल बाउंडेड रहेगा। तो मैंने लिखा sin x ओवर x जो है उसे हम लिख सकते हैं sin x ओवर x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1 के। यहाँ पर एक जो चीज है, बच्चा शायद ये कह सकता है जी कि सर हम इस तरह क्यों नहीं कर रहे, sin x छोटा है 1 से, दोनों तरफ हमने x पर डिवाइड करवा दिया, ये आ गया sin x ओवर x लेस देन
इक्वल टू 1/x, वो कहते हैं इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टिल जो 1/x है ये किससे छोटा रहेगा, ये फिर आपका 1 से छोटा रह जाएगा। सही है, आप इसको लेके चलना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कि इसको लिख लेते हैं sin x/x जो है 1 से छोटा है। अब मुझे x की पावर p बनाना है। यहाँ पर x की पावर p बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास x मौजूद है, तो x की कितनी पावर कम होगी, x की पावर p-1, तो x की पावर p-1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी और इधर भी। तो x की पावर p-1 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज ऐसे बन जाएगी x की पावर p, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज ऐसे आ जाएगी 1/x की पावर p-1। दोनों तरफ किस चीज से मल्टीप्लाई करवाया, x की पावर p-1 से, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दोनों तरफ मैंने इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना आपने करना ये है, एक काम मुझे लिखना भूल गया है, वो ये है, आपने लिखना सबसे पहले, वो शायद मैंने आगे जाके लिखा नहीं लिखा इधर, वो आपने यहाँ पर बेटा ये लिखना है कि आपने लिखा ये लिखा ना, x = 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रल, सो वी कैन ब्रेक द इंटीग्रल इन 2 पार्ट्स। ये बात आपने लिखनी है, सो वी कैन ब्रेक द इंटीग्रल इन 2 पार्ट्स। पहला आएगा 0 से इन्फिनिटी, ये मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल आ गया sin x/x की पावर p × dx, इक्वल टू आगे लिखूंगा मैं बेटा 0 से 1 sin x/x × dx x की पावर p प्लस फिर 1 से इंफिनिटी sin x/x की पावर p × dx। तो दो जगह पर डिसकंटिन्यूटी, एक 0 पर, तो 0 का लैदा कर लिया, और एक इन्फिनिटी वो इंटीग्रल लैदा कर दिया। अगली बात ये कि आप सोच रहे हैं कि मैंने इसे 0 से 1 पर ही क्यों लिया, भाई आप 0 से 1 ना लें, आप 0 से 2 ले लें, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। आप यहाँ पर कोई भी फाइनाइट नंबर ले सकते हैं, 0 से 5 ले लें, 0 से पाई ले लें, जो मर्जी ले लें, π/2 ले लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं, तो मुझे अब एवेल्युएट किसको करना है। अब मैंने अपने इस इंटीग्रल को, इस वाले इंटीग्रल को इन 2 हिस्सों में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये प्रूफ करूंगा कि मेरा ये इंटीग्रल तब कन्वर्ज करेगा अगर ये कन्वर्ज करता है, ठीक है, और ये भी कन्वर्ज करता है। अगर दोनों इंटीग्रल कन्वर्ज करेंगे तो मैं कहूंगा दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का जो सम होता है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो आपने एक लाइन बस यहाँ पर इसके बाद लिखनी है, ये वी कैन ब्रेक द इंटीग्रल इन 2 पार्ट्स, ठीक है ना। आगे मैंने लिखी है, अगले क्वेश्चन में वहां पर देख लीजिएगा, नहीं समझ आई तो। अच्छा ले, ये मेरा इंटीग्रल आ गया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगा कंपैरिजन टेस्ट। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा ये वाला जो राइट साइड वाला इंटीग्रल है, ये इसका बिहेवियर कैसा है। मैंने लिखा जी, हम जानते हैं एज पी इंटीग्रल, ये जो पी इंटीग्रल है ना 0 से 1 dx/x की पावर p, मेरे पास यहाँ पर x की पावर p-1 है, कोई बात नहीं, p मेरा रियल नंबर है। मैंने लिखा जी कि ये वाला जो मेरा p इंटीग्रल है फाइनाइट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मेरे लेक्चर पढ़े हैं तो उसमें मैंने आपको p इंटीग्रल 2 किस्म में बताए हैं, एक वो जिसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट होती है और एक वो जिसमें फाइनाइट होती है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली लिखा है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें फाइनाइट है। ये इंटीग्रल हमेशा कन्वर्ज करता है, याद रखिएगा, जब आपका पावर p 1 से छोटी होती है तो हमेशा कन्वर्ज करता है। सो इन आवर केस, हमारे केस में यहाँ पर पावर कितनी है p-1, तो इस पावर को कितना क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये कन्वर्ज करेगा, हमारा इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा अगर p-1 1 से छोटा हो। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, p लेस देन आ गया 2, सॉरी। तो आगे मैं क्या लिखूंगा, कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपका बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो छोटा भी इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, और छोटा इंटीग्रल कौन है, जो मेरा क्वेश्चन का हिस्सा है। सो द फर्स्ट इंटीग्रल कन्वर्जेस जब आपका p 2 से छोटा होगा। अब p 2 से छोटा होने से मतलब नेगेटिव हो सकता है p, नहीं, p नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसने खुद कहा कि p हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया, आपका p जो है वो 0 2 के दरमियान है, तो आपका ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा, सही है ना। अदरवाइज आप 0 चलिए नहीं भी लिखना चाहते, आप सिंपल ये लिख दें, जब आपका p 2 से छोटा होगा तो इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। अब मैं अगला दूसरा इंटीग्रल, मेरा दूसरा इंटीग्रल है इनफाइनाइट इंटीग्रल, ये वाला, ठीक है ना। इसमें है इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी sin x/x की पावर p। इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए मैं डिरिचलेट टेस्ट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। अब डिरिचलेट टेस्ट क्या होता है वो देख, अभी आपको बताता हूँ। मैंने लिखा जी, नेक्स्ट वी यूज द डिरिचलेट टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सेकंड इंटीग्रल एज वी नो दैट डिरिचलेट टेस्ट इज स्टेटेड एज। जब भी आप क्वेश्चन बेटा को पेपर में गया किया करें ना, तो जिस थ्योरम को आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसको अगर आप ऐसे लिख दें ना कि जी फलां फलां थ्योरम इस तरह स्टेट किया जा सकता है, तो इससे ना आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा पेपर सेटर को, पेपर चेकर जो है उसके ऊपर, कि बच्चे को ये पता है। समटाइम ऐसा होता है कि पेपर चेकर के ज़हन में खुद भी चीज़ नहीं होती कि आप कौन सा रिजल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा जी एज वी नो दैट डिरिचलेट टेस्ट इज स्टेटेड एज, हम डिरिचलेट टेस्ट को इस तरह स्टेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन f और phi हैं सच दैट। डिरिचलेट टेस्ट पहली बात कब इस्तेमाल करना है, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो हमारे पास,
दूसरा ये है कि वो इनफाइनाइट होना चाहिए इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, फाइनाइट के लिए नहीं इस्तेमाल होता। अगली बात, अब ये जो दोनों फंक्शन आपने लिए ना, इनमें कुछ खूबियां हैं। पहली खूबी, अगर पहला मैं फाई रख लेते हैं, एफ रख लेते हैं, जो मर्जी कर लें, उनमें से कोई एक फंक्शन, मिसाल के तौर पर उसका नाम फाई रख लिया हमने, फाई जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए इस इंटरवल पर, ए से इंफिनिटी पर ए कौन है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। और तीसरी बात ये कि फाई की जो लिमिट अगर हम लेना तो जीरो को इक्वल आनी चाहिए। पहली कंडीशन फाई के लिए पूरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास अगर जो दूसरा फंक्शन आपने रखा है एफ, एफ जो है वो बाउंडेड होना चाहिए इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन पर ए से लैम्डा, लैम्डा कोई भी रियल नंबर है जो ए से बड़ा है, और इसका जो एफ का जो इंटीग्रल है ये भी बाउंडेड होना चाहिए। आपको पता है कि फंक्शन बाउंडेड कब होता है? आप जानते हैं कि फंक्शन को हम बाउंडेड कहते हैं कि अगर उसका हर आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर एम से छोटा आ जाए, किसी पॉजिटिव रियल नंबर एम से छोटा हो, तो हम कहते हैं कि आपका जो वो फंक्शन है वो बाउंडेड है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मुझे ये दिखाना है कि पहली कंडीशन फाई जो है वो बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, और ये इसकी लिमिट ये है। पहले फाई की मतलब बात करते हैं। नहीं जी, सबसे पहले मैंने फाई को दिखाना मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लिया मैंने 1/x की पावर p का, इसको पावर को ऊपर ले जाना, याद देखिए x की पावर -p, पावर न्यू लगा दिया, पावर पीछे आ गई, पावर में से कम कर दिया, लेस देन 0। अब आप देखें आपका p पॉजिटिव है, आप x कहां से कहां तक होगा, 1 से इन्फिनिटी, ये कहां से आ गया 1 से इन्फिनिटी। आप सेकंड इंटीग्रल इसको देख रहे हैं, इसमें आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा आपका x कुछ भी रख लें 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पर आप x कुछ भी रख लें, p आपने पॉजिटिव रखना है, मिसाल के तौर पर p5 रख लें, x की वैल्यू 3 रख लें, इसका आंसर सारा नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का निशान लगा हुआ है, सही है। सो आपका फंक्शन बेटा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। आप जानते हैं कि एक फंक्शन जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए, हम उसे कहते हैं डिक्रीजिंग। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम उसे कहते हैं इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। आपका फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है अगर आपका p पॉजिटिव है, ठीक है। अगर p नेगेटिव हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन हमने p नेगेटिव पॉजिटिव लेना है। अगली कंडीशन ये उसमें से ये थी कि फाई की लिमिट 0 को अप्रोच करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखें p आपका पॉजिटिव है, मिसाल के तौर पर p आप रख लेते हैं 5। p वैसे कोई भी नंबर लिया जा सकता है, पॉइंट में भी लिया जा सकता है। आप मुझे बताएं कि अगर आप x की जगह इन्फिनिटी यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा ना। तो मैंने बताया जी इसकी लिमिट जो है 0 को अप्रोच कर गई जब आपका p पॉजिटिव है। अगली चीज ये है कि दो कंडीशन पूरी होगी, किसी एक फाई बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब है उसका आंसर किसी नंबर से छोटा होना चाहिए। तो आप देख लें ये 1/x की पावर p है, आप x कुछ भी यहाँ पर रख लें, आप यहाँ पर x कुछ भी रख लें, आपका p पॉजिटिव है, इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा। जब जब आप अपना p बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और x इसमें से लेना, आपने x इसमें से लेना, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका जो है वो बढ़ता जाएगा, सही है। मिसाल के तौर पर p वहां से रख लें 5 और x यहाँ से रख लें 3, तो ये 3 की पावर 5 आ जाएगा। 1/3 की पावर 5 जो है ये हमेशा आंसर आप जानते हैं 1 से छोटा होगा। तो आपका फंक्शन फाई जो है वो बाउंडेड भी हो गया। फाई ने तीनों कंडीशन पूरी कर दी हैं, तो पहली कंडीशन जो है डिरिचलेट टेस्ट की सेटिस्फाइड हो गई है फाई के लिए। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि एफ जो है फंक्शन आपने लिया वो बाउंडेड होना चाहिए इस इंटरवल पर, और इसका इंटीग्रल लें वो भी बाउंडेड होना चाहिए। अच्छा, नाउ लेट मेरा फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब f कौन लिया मैंने चेक कर लें। मेरा इंटीग्रल में दो हिस्से हैं, ये है साइन एक्स ओवर x की पावर p, ये मेरा इसमें दो हिस्से हैं, एक है साइन एक्स और दूसरा है 1/x की पावर p। ये इसमें इसका जो इंतखाब करना है ना, चॉइस आपने करनी है, ये जरा बड़ी सोच समझ के करनी है कि फाई किसको रखना है और f किसको रखना है आपने। मैंने इसको लिखा हुआ फाई और इसको रखा है मैंने f। अब देखें जरा, मैंने अब क्या करना है जी, मैंने पहले दिखाया है कि मेरा फंक्शन f जो है वो साइन एक्स है। साइन एक्स हमेशा बाउंडेड फंक्शन होता है, आप जानते हैं, इसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये फंक्शन आपका बाउंडेड है, कोई भी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं यहाँ पर 1 से लैम्डा, लैम्डा कोई रियल नंबर है, और वहां पर मैंने लिखा था a से लैम्डा, तो a यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी 1 से लैम्डा। अगली चीज ये चीज है कि अब इसका जो इंटीग्रल लेंगे ना 1 से लैम्डा साइन का, ठीक है ना, इसको भी मुझे बाउंडेड दिखाना है। ये बाउंडेड कैसे होगा, इसके अंदर मैंने इंटीग्रेशन कर ली, ये बाहर मैंने एब्सोल्यूट की लाइनें लगा दी है मॉड की। ले जी, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स, ठीक है, अपर लिमिट पुट करूंगा वो कोस लैम्डा माइनस कोस 1 आ जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि यार माइनस किधर गया है, ये एब्सोल्यूट लगाया हुआ, ठीक है। आप जानते हैं एब्सोल्यूट में a माइनस बी का एब्सोल्यूट हो या b माइनस a का एब्सोल्यूट हो, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए माइनस को छोड़ने उसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे मैंने यहाँ से इसको स्प्लिट कर लिया है दो हिस्सों में, ठीक है। सपोज अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो कोई मसला नहीं बेटा, आप ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, ये कोस 1 माइनस कोस लैम्डा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख लें। अगर आपको ऐसे मसला है तो कोस 1 माइनस कोस लैम्डा का एब्सोल्यूट, ठीक है। इस पर ट्रायंगल इनक्वालिटी लगा दें। ट्रायंगल इनक्वालिटी आप जानते हैं a प्लस b का जो मोड है वो लेस देन इक्वल होता है a के मोड से प्लस b के मोड से,
तो ये आ गया पहला इसका मोड, फिर प्लस इसका मोड। कोस का आंसर आप जानते हैं हमेशा कभी 1 से नहीं बड़ा हो सकता, और ना तो कोस लैम्डा भी 1 से छोटा, कोस 1 भी 1 से छोटा, दोनों को प्लस कर लेंगे, ये भी 1 + 1 2 आ गया। इसका मतलब मेरा ये जो इंटीग्रल है ये बाउंडेड हो गया, ठीक है, इसका आंसर कभी भी 2 से नहीं बड़ा हो सकता। सो ये जो मेरा इंटीग्रल है ये बाउंडेड हो गया एज बोथ कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट आर सेटिस्फाइड। सो ये वाला जो हिस्सा है आपके पास ये कन्वर्ज कर गया फॉर p > 0। 2021 में सिर्फ इतना सा क्वेश्चन उसने दिया हुआ था कि ये वाला हिस्सा कन्वर्ज करता है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन 0 से इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ था, ये बड़ा टफ क्वेश्चन उसने दिया और नंबर भी बहुत कम दिए हैं, पता नहीं क्या सोच के पेपर बनाया उन्होंने। Hence the sum of two convergent integral is convergent for all p > 0। देखो जी इसमें p 0 से बड़ा है तब कन्वर्ज करेगा, और उसका जो पहला हिस्सा है उसमें मैंने कहा है कि p आपका 2 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन बात कौन सी हुई, एक में कहता हूँ मैं p 0 से बड़ा और एक में मैंने कहा p 2 से छोटा है, तो दोनों में कॉमन चीज कौन सी है, ठीक है ना, ये। तो आपका इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करेगा जब भी आपका p पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट जॉर्डन थ्योरम दिया जी, कहता है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज एक्सप्रेसिबल एज द डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। ये मैं पढ़ा चुका हूं, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। छठा ये भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में से है। इफ द डेरिवेटिव ऑफ f' एग्जिस्ट एंड बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल देन द फंक्शन f इज बाउंडेड। ये भी मैंने करवा दिया है, ये भी आप देख लीजिएगा। लो जी फिर दोबारा वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया है, देखें वही चीज आ गई है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखें कि ऊपर जो हमने सॉल्व किया ना वो कुछ इस तरह है, 0 से इन्फिनिटी sin x ओवर x की पावर p dx। एक स्टूडेंट मुझसे पूछता है जी कि सर क्या बताएं कि आपने अभी हमने ऊपर ये प्रूव किया है तो क्या हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं, हम ये लाइनें अगर लिख दें कि द इंटीग्रल दिस इंटीग्रल अगर आप ऐसे लिख दें, अगर फर्ज करें पेपर में आपको टाइम कम हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं sin x ओवर x की पावर p। आप लिखेंगे एज दिस इंटीग्रल इज द मोस्ट जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी sin x ओवर x की पावर p। मेरा ये वाला जो इंटीग्रल है ये इसकी मोस्ट जर्नलाइज फॉर्म है। मोस्ट जर्नलाइज फॉर्म का मतलब है कि यहां पर देखो p बदलेगा बार बार, यहां पर p की जगह 1 लिखा हुआ है, सही है ना। तो यहां पर p वेरिएबल है, यहां पर p कांस्टेंट आपने कर दिया 1, तो फिर बड़ी मोस्ट जर्नलाइज फॉर्म कौन सी हुई, ये वाली। आगे आप लिखेंगे एज इन अबव क्वेश्चन, यानी कि इसमें एज या ऐसे लिख रहे हैं एज 0 से इन्फिनिटी ये वाला जो इंटीग्रल है sin x ओवर x की पावर p dx ये कन्वर्ज करता है इफ आपका p जो है उसने कहा था 0 से बड़ा है। सो इन आवर इंटीग्रल ये वाला जो इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी sin x ओवर x की पावर p, सॉरी p नहीं कहना, x की पावर 1। इस इंटीग्रल में इन आवर दिस इंटीग्रल p जो है वो 1 के बराबर है, जो कि क्लियरली 0 से बड़ा है। तो आप कहें जी हेंस अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस। लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात की है कि ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो पॉसिबल है कि शायद आपके नंबर ना कट जाएं, ठीक है ना। तो इसमें ना मैं इस क्वेश्चन को फिर प्रॉपरली एक अलहदा से सॉल्व कर रहा हूँ मुकम्मल तौर पर, ठीक है। हाँ अगर पेपर में टाइम कम हो तो फिर आप ये रीजन दे के लिख सकते हैं। पॉसिबल है कि चलो अगर पूरे नंबर नहीं तो कम से कम हाफ नंबर तो आपको क्वेश्चन को देंगे बजाय छोड़ देने के। नहीं जी अब यहाँ पर मैं इसे प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूँ ये सोचकर कि फर्ज करें पेपर में ये क्वेश्चन अकेले ही आ जाता है ना, ये भी तो पॉसिबल है ना, क्वेश्चन पेपर में अकेले ही आ जाता है। यहाँ पर तो लकीली ये 2 क्वेश्चन आ गए ना। तो अब ये मेरा क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिटी sin x ओवर x dx, इसकी मैंने कन्वर्जेंस का मतलब बताना है। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी, गौर से सुनिएगा। मैंने लिखा जी x = 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। गौर से सुने, ऑफ द इंटीग्रैंड x = 0 इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। किसका, इस इंटीग्रैंड का। मतलब फर्ज करें मैं इसका नाम फंक्शन f of x रख लेता हूँ, किसका, sin x ओवर x का। मैंने कहा x = 0 इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि x = 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। आप हाँ ये लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, आप ये लिखते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कि x = 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखते हैं ना इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तो फिर इसका लफ्ज नॉट लिखना पड़ेगा। अब ये है क्या, x = 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। 2 चीजें हैं, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो।
आप ये भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बात खत्म हो गई। आप ये भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? देखो जी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है, आपने डिसकंटिन्यूटी के मुख्तलिफ टाइप पढ़ी होंगी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब यह है कि अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं लेफ्ट या राइट, ठीक है ना, अगर उसकी लेफ्ट या राइट में से किसी लिमिट का आंसर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए, तो हम कहते हैं कि जो नंबर है ना x इक्वल टू a, जिस पर आप लिमिट चेक कर रहे हैं, वो इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होता है। अगर वो आंसर इंफिनिटी दे, लाइक सिंपल सी बात है यार, अगर आप x का 0 पुट करें 1/x में, तो इसका आंसर कितना आएगा? इंफिनिटी। तो ये 0 जो है वो क्या है? ये 0 इसका, इस फंक्शन का 1/x का पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन मैंने लिखा कि ये x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। उसकी वजह आप जानते हैं कि अगर आप इसमें x की 0 लिमिट लेते हैं sin x/x में, तो इसका आंसर किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा। ये आप चीज पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल में बात करना अगर आप नहीं मुनासिब समझते, तो आप सिंपल वही बात लिख दें कि भाई x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सो वी चेक द कन्वर्जेंस एट x इक्वल टू 0 एंड 1 इंफिनिटी। जो बात ऊपर मैंने लिखी थी, सेम वही अल्फाज होंगे, वही क्वेश्चन होगा, बस बेटा थोड़ा सा चेंज होगा जी। वी कैन ब्रेक द गिवन इंटीग्रल इन टू पार्ट्स, बिल्कुल उसी तरह कर ले जैसा मैंने पहले किया था। नाउ वी चेक द कन्वर्जेंस ऑफ बोथ इंटीग्रल। फर्स्ट फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल वी प्रोसीड एज, मेरा पास ये इंटीग्रल पहला है, ठीक है ना, बिल्कुल वही है, बस वहां पर p है, यहाँ पर p नहीं है, बाकी सब कुछ मैंने कैसे किया है। एज sin x/x, ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन 1 से छोटा है, मैंने दोनों तरफ इंटरवल लिमिट ले ली, सॉरी इंटीग्रेशन कर ली 0 से 1 पर। इधर 1 की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये 1 आ गई, ठीक है ना, 1 की इंटीग्रेशन इस इंटरवल पर 1 की इंटीग्रेशन हो गई x, और बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1, आंसर आएगा 1। अब इसका मतलब ये है कि उसकी इंटीग्रेशन का आंसर आ गया 1, इसका मतलब ये वाला हिस्सा 1 से छोटा हो गया। मतलब गौर से देखें, ये वाली सारा आंसर इससे 1 से छोटा हो गया। राइट साइड पर मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर ली है ना बेटा। अब ये 1 क्या है? फाइनाइट रियल नंबर है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट द फर्स्ट इंटीग्रल कन्वर्जेंस। देखो जी, बड़ी साइड जो है वो फाइनाइट रियल नंबर है, वो कन्वर्जेंट है, तो छोटा इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। अगला काम वही है। नेक्स्ट वी यूज डिरिचलेट टेस्ट फॉर द सेकंड इंटीग्रल। बिल्कुल वही काम किया मैंने, फाई और अपना वो ले लिया, वही मैंने स्टेटमेंट लिखी। अब मेरे पास इस पर तो फाई एक्स जो है वो 1/x की बार p नहीं है, 1/x है। बाकी वही काम है, मैंने डेरिवेटिव लिया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, सेम वही अल्फाज हैं, बिल्कुल वही मैंने बताया कि सेम वही चीज़ है। अब ये बाउंड हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये वहाँ पर मैंने लेस देन इक्वल नहीं लगाया, यहाँ पर लेस देन इक्वल इसलिए लगाया कि यहाँ पर x की 1 है, जब आप 1 पुट करेंगे तो 1/1 का आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए इतनी छोटी मोटी मिस्टेक तो खैर वो नजरअंदाज कर दी जाती हैं। फंक्शन sin x है, ये बाउंडेड है, इसकी इंटीग्रेशन कर ली, बिल्कुल वैसे स्टेप हैं सारे के सारे, ये मेरा बाउंडेड हो गया, हैंस द सम ऑफ टू, बिल्कुल वही चीजें आ गई सारी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है जी प्रूव द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। ये मेरे पास गैमा फंक्शन है, गैमा n+1 जो है वो n इंटू गैमा इंटू n फैक्टोरियल के बराबर होता है। n आपका कोई भी जो है वो इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे गैमा 5 की वैल्यू चाहिए सपोज, तो ये सिंपल होगा, ये फंक्शन ये रिजल्ट ये कहता है कि यहाँ पर अगर n+1 है तो उसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल, यानी गैमा 5 का आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल के बराबर, और 4 फैक्टोरियल कितना है? 24। अब मुझे इस रिजल्ट को प्रूव करना है इन जनरल, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया। मैंने लिखा जी द गैमा फंक्शन, और जनरलाइज्ड फैक्टोरियल फंक्शन भी बोलते हैं इसे, ये होता है इस तरह, गैमा x इज इक्वल टू गैमा x इज इक्वल टू 0 की पावर इंफिनिटी e की पावर -t t की पावर x-1 dt का। यहाँ पर गौर से एक चीज को देख लीजिएगा, ये जो आपका x है ना, ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर x आपका एक रियल नंबर है, ठीक है। पहली बात तो ये आप याद रख लें। उसकी वजह क्या है, गौर से और भी यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं आप। इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के लाभ से कर रहे हैं? t के लाभ से। तो जिसके लाभ से इंटीग्रेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल t है, आपका x जो है वो वेरिएबल नहीं है, वो एक नंबर है। मैंने लिखा जी इट कैन बी शोन दैट, ये जो प्रॉपर इंटीग्रल है जो कि गैमा x है, ये कन्वर्ज करता है जब भी आपका x 0 से बड़ा है। नहीं आप मान रहे तो मैं चेक करवा देता हूँ। क्या करेंगे, इसकी मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो टेकिंग e की पावर -t द फर्स्ट फंक्शन एंड t की पावर x-1 सेकंड फंक्शन, इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दी मैंने।
तो यहाँ पर देखें इसे सेकंड फंक्शन रखा है, इसे फर्स्ट फंक्शन रखा है, तो ई की पावर माइनस टी जो है उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ई की पावर माइनस टी ओवर माइनस वन, ठीक है ना। यहाँ पर शायद माइनस वन मैं लिखना भूल गया हूँ, और सॉरी यार इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन रखा है, तो ये आप बाहर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड की इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे तो टी की पावर एक्स आ जाएगी, उसी पावर से डिवाइड कर देंगे तो खाली एक्स नीचे आ जाएगा। तो एक्स यहाँ पर देखें नंबर है, मैं फिर बता रहा हूँ वेरिएबल नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, इसी तरह यहाँ पर काम करेंगे। अब क्या होना था, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था, तो ई की पावर माइनस टी का डेरिवेटिव आएगा, ई की पावर माइनस टी पावर का डेरिवेटिव माइनस वन, वो माइनस वन आप जानते हैं यहाँ बाहर होता है, वो प्लस हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो सारा हिस्सा ना ये, इसमें अगर आप टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, टी की जगह अपर लिमिट है, मैं फिर बता रहा हूँ टी की जगह आपने पुट करना है, तो ये आएगा इन्फिनिटी की पावर एक्स, फिर ई की पावर में माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। और एक्स आपका है पॉजिटिव नंबर, सही है, एक्स आपका पॉजिटिव नंबर है। इन्फिनिटी की कोई भी पावर आप रख लेते हैं, सही है, 2 3 4 वो इन्फिनिटी आएगा। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर आया 0, ये आ गया इन्फिनिटी इंटू जीरो। इन्फिनिटी इंटू जीरो को कैसे सोल्व करते हैं आप जानते हैं, उसे आप ले जाते हैं इस तरह लोपिटर रूल में, आप इसे बनाएंगे या तो 0 पर 0 फॉर्म या बनाएंगे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म। मैं इसे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा हूँ, वो कैसे कि ये टी की पावर एक्स है ना, और ई की पावर टी को मैं नीचे ले जाता हूँ, सही है ना। इस पर आप अब इसको कैसे करेंगे आप पता है, इसको वेरीफाई करने के लिए या जस्ट आप याद रख सकते हैं वैसे कि इसका आंसर सारे का सारा आएगा 0 के बराबर, लेकिन अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको वेरिफिकेशन करवाता हूँ। आप एक्स की जगह कोई नंबर रख लें, सपोज 3, टी की पावर 3, ई की पावर टी। अब आप इसमें लिमिट टी की जगह इन्फिनिटी पुट करें, ये ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा, नीचे भी इन्फिनिटी बन जाएगा। अब उसके बाद बेटा आप यहाँ पर लोपिटर रूल लगाते जाएंगे, 2-3 मतलब लोपिटर रूल लगाएंगे, ये ऊपर आएगा 3t², फिर आएगा 6t, फिर आएगा 6, तो नीचे रहेगा 6 ओवर ई की पावर टी। अब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, सही है। तो ये सारे का सारा आंसर 0 है, बाकी सारी चीज आपके पास बच जाएगी इतनी। अब आप गौर करें कि ये वाला इंटीग्रल और ये वाला जो इंटीग्रल है, इन दोनों में क्या रिलेशन नजर आता है। यहाँ पर है e की पावर माइनस टी, यहाँ पर भी e की पावर माइनस टी, यहाँ पर t की पावर x है तो यहाँ पर t की पावर x माइनस वन है। इसका मतलब ये मेरा सारा जो फंक्शन है ये गैमा x प्लस वन के बराबर है। अब और देखिए, गौर से देखें, गैमा फंक्शन की डेफिनेशन ये है, यहाँ पर अगर गैमा x है तो यहाँ पर पावर में से एक कम है, तो यहाँ पर बेटा अगर x है तो फिर गैमा के आगे के नंबर को x प्लस वन लिखना चाहिए, ठीक है। दस वी हैव अ रिकरेंस रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन आ गया गैमा की शक्ल में, वो इस तरह आ गया, ये गैमा यहाँ पर x को मैं डिवाइड कर रहा था, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गैमा x प्लस वन आ जाएगा, x इंटू गैमा x के बराबर, और x आपका पॉजिटिव होना चाहिए यहाँ पर। नहीं जी, ये रिलेशन मैंने प्रूफ कर दिया। अब मैंने कहा जी मोर ओवर, इसको 2-3 वैल्यूज के लिए चेक करवा देते हैं। मोर ओवर बाय पुटिंग x इक्वल टू 1, जब आप x यहाँ पर 1 पुट करोगे, कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, गैमा 1 की मुझे वैल्यू चाहिए, पहले 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर मेरा 1 किधर है जी, ये मेरी डेफिनेशन है, इसको मैंने 1 रखा है। यहाँ से गैमा 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। गैमा 1 आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर में माइनस टी, एक्स की जगह 1 पुट किया तो ये 1 माइनस 1 0 हो गया, टी की पावर 0, आपके पास आंसर आ गया 1, तो ई की पावर माइनस टी रह गया इंटू डी टी। इसकी अब आप इंटीग्रेशन कर लें, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टी ओवर माइनस 1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट पर आएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, वो 0 हो गया, और लोअर लिमिट पर 0 पर इसका आंसर आएगा 1 के बराबर, तो आंसर आ गया +1। तो गैमा 1 का जवाब आ गया 1 के बराबर, गैमा 1 का जवाब आ गया 1 के बराबर। अब मुझे गैमा 2 की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी यूज 2 गैमा 2 के लिए, गैमा 2 यहां से निकाल लेते हैं। अब दोबारा असल फार्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, यहां पर पुट करें x की जगह 1 तो गैमा 2 बन जाएगा। गैमा 2 किसके बराबर आ जाएगा, यह आएगा, सॉरी यार f लिख दिया मैंने, गैमा x की जगह 1 पुट किया, 1 + 1 इक्वल टू 1 इंटू गैमा, और यार f नहीं है यार, गैमा 1 है, ये आ गया गैमा 2, ओह सॉरी यार, ये आ गया गैमा 2 इक्वल टू 1 इंटू गैमा 1। गैमा 1 किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। इसी तरह गैमा 3 निकाल सकते हैं, x की जगह आप 2 पुट कर देंगे, गैमा 3 आएगा 2 फैक्टोरियल, गैमा 4 आएगा 3 फैक्टोरियल, हेंस इन जनरल ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 4 की मुझे समझ नहीं आई, ये बस अल्लाह के बंदे ने आपका ये
टॉपिक का क्वेश्चन तो नहीं बनता इसका। ये रियल 1 में आपका टॉपिक था सीक्वेंस ऑफ सीरीज का, या फिर आपने मैथमेटिकल मेथड में आपने पढ़ा था, उसने यहाँ पर लाकर दे दिया। चले है, कहता है जी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को डिफाइन करें। पावर सीरीज क्या होती है, इंटरवल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, और इलिस्ट्रेट विद द सीरीज, और इस सीरीज की मदद से ये सारी चीजें निकालें आप। चलें जी, सबसे पहले पावर सीरीज को देखते हैं क्या होता है। मैंने लिखा जी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, ऐसी सीरीज, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ऐसी सीरीज जिसमें एक्स की पावर मुसलसल लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है, उसे आप कहते हैं जी पावर सीरीज। सिंपल से अल्फाज में ये मैंने समझाया। तो आप ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, दिस फॉर्म इज कॉल्ड इन पावर सीरीज इन एक्स। ये कोएफिशिएंट्स जो है वो रियल नंबर होते हैं, आपका आई जो है वो नेचुरल नंबर, आई का मतलब ये नीचे जो सफिक्स हैं 1 2 3, और एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी। ये आप इतनी चीज लिख देंगे काफी है। लेकिन अगर मजीद आप लिखना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, अगर यहाँ पर इस सीरीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये यहाँ पर है x के अबाउट सीरीज लिखी है, यहाँ पर मैंने x माइनस ए के अबाउट लिख दिया, x माइनस ए का स्क्वायर अप टू सॉन, ये जो सीरीज है ये पावर सीरीज ऑफ x माइनस ए की कहलाएगी, वो पावर सीरीज ऑफ x कहलाएगी। यानी जिसकी पावरें होंगी ये उनकी सीरीज कहलाएगी। However, the series 2 can always be reduced to the series 1 by putting x minus a is equal to y। ये 2 1 में बदल सकती है अगर x minus a को y लिख दें। तो आई होप कि आपको यहाँ तक लिख देना काफी है। आगे मैंने लिखना था इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की सीरीज की डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन पावर सीरीज कन्वर्जेस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। कहते हैं जी कि x की वो तमाम कीमतें जिनके लिए आपकी गिवन पावर सीरीज कन्वर्ज करती है उसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीरीज विद इन विच द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। कहते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी पावर सीरीज का होता है सेंटर से लेकर सीरीज तक विद इन, एक मिनट यार ये बंद हो गया था मोबाइल, हाँ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सीरीज विद इन विच द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके बाद ये मैंने आगे लिखा है, ये चीजें बीच में चाहे आप छोड़ दें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना, लेकिन इतनी छोटी शायद आप बात लिख नहीं सकेंगे, यहां तक लिखेंगे। उसके बाद आप ये लिखना सिंपल, इफ द पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर x एब्सोल्यूट लेस देन r एंड डाइवर्जेस फॉर x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन r, देन द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस इज r एंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज वन ऑफ द फॉलोइंग। आपका सीरीज का जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, अगर कोई सीरीज इस नंबर के लिए x एब्सोल्यूट लेस देन r के लिए कन्वर्ज करती है तो इसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये हो सकते हैं, ओपन इंटरवल हो सकता है, क्लोज हो सकता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, ठीक है ना। यहाँ तक काफी है, आगे आपको ये सारा छोड़ना चाहिए, ज्यादा डिटेल में चला जाएगा काम। नहीं जी, अब मैं ये तमाम चीजें अपनी जो सीरीज दी हुई है उसके लिए हम करते हैं। नेक्स्ट वी चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ये मेरी सीरीज दी हुई है, आई होप कि आपको ये चीजें याद होंगी, आपने पहले किया था। इसके लिए हम रेशियो टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। रेशियो टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस निकालने के लिए सबसे पहले आप कैसे निकालते थे, an+1 और an को an पर डिवाइड करते थे। an+1 का मतलब है कि आपने यहाँ पर n की जगह n+1 रिप्लेस कर देना है, तो ये आएगा 7n+2। आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता है। नीचे आ जाएगा e की पावर n+1 x की पावर n+5 डिवाइडेड बाय an मेरा ये सारा है, इतना हिस्सा मेरा सारा an है ये। लो जी, इसमें कटिंग वगैरह करेंगे, ये आएगा 7x/e एज n अप्रोच टू इनफिनिटी। इसमें खैर n बचेगा ही नहीं, ठीक है, तो सिंपल ना भी ये चीज लिखें तब भी ठीक है, लिखना तो बेहतर है कि इसका आंसर जो है आप जानते हैं कि हमने ये सारी चीज निकालनी होती है। लिमिट n अप्रोच टू इनफिनिटी एब्सोल्यूट an+1/an, इसका आंसर निकालना होता है, तो इसका आंसर आएगा 7x/e। और यहाँ पर मैंने चूंकि पीछे लिमिट नहीं लिखी तो मैंने सिंपल ये लिख दिया कि जब आप इनफिनिटी को अप्रोच करेगा तो उसका आंसर e आ जाएगा। आगे आप जानते हैं रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कहता क्या है, वो कहता है जी सीरीज कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली अगर ये वाला सारा आंसर 1 से छोटा है। आप जानते हैं कि अगर इस लिमिट का आंसर 1 से छोटा हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है एब्सोल्युटली, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर करती है डाइवर्ज, अगर इक्वल टू 1 आएगा फिर आएगा सीरीज टेस्ट फेल हो जाती है, ये टेस्ट फेल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर वो बात आती है कि सर जी जब वो फेल हो जाता है तो फिर आगे उसको उन नंबर्स के लिए सोल्व करने की जरूरत क्या है। देखें जी, ये टेस्ट फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरीज उन नंबर के लिए कन्वर्ज नहीं कर रही। एक बंदा मिसाल के तौर पर वो काम नहीं कर सकता, उसका कैलिबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये टेस्ट 1 जब आप एग्जैक्ट इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये फेल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि आप उन नंबरों के लिए चेक नहीं करेंगे इसे। सीरीज कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली जब आप इसको 1 से छोटा रखेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ये कैसे सोल्व करेंगे आप जानते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर x का एब्सोल्यूट a से छोटा हो तो हम इसे लिखते हैं इस तरह,
एक मरतबा नेगेटिव, एक मरतबा पॉजिटिव। तो मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है 7x ओवर ई एब्सोल्यूट 1 से छोटा है, तो इसे मैं लिखूंगा एक मतलब -1 लेस देन 7x ओवर ई लेस देन +1। ये दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे e ओवर 7 से, तो ये आएगा -e ओवर 7। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, ये आएगा e ओवर 7। तो मेरा x ये आ गया है, ठीक है ना। सीरीज डिवर्ज कर जाएगी अगर आंसर 1 से बड़ा है, और टेस्ट फेल हो जाएगा अगर आंसर 1 के इक्वल आ गया। जब 1 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। आप एब्सोल्यूट कैसे ओपन करते हैं आप जानते हैं, 7x ओवर ई एब्सोल्यूट इक्वल टू 1 है ना, जब एब्सोल्यूट ओपन कर देंगे आएगा +-1, ठीक है। ई डिवाइड हो जाएगा, आगे उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e ओवर 7 आ जाएगा। x की ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। अब आप जानते हैं इन दोनों वैल्यूज के लिए हमने चेक करना होता है। अब क्या करूंगा, मैंने x की जगह e/7 है, इसको गिवन सीरीज में पुट कर देंगे। मेरी गिवन सीरीज ये है सारी, यहाँ पर x की जगह आपने 7 ओवर e पुट करना है। मैं सीरीज को दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मेरी सीरीज है भाई समीशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी क्या है यार, 7 ओवर n प्लस 1, 7n+1 ओवर e की पावर n x की पावर n प्लस 4। यहाँ पर x की जगह e/7 पुट करके देखें आप, तो आंसर क्या आएगा, 7n+1 ओवर e की पावर n, x की जगह e/7 पुट करते हैं और होल पावर कितनी है, n प्लस 4 है। देखो जी ये पावरें आप कैंसिल करेंगे, यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर n+4 है, कितनी पावर ज़्यादा है, 3 पावर ज़्यादा है। तो ये कट के नीचे बचेगी 7 की पावर 3, और यहाँ पर e की पावर n है, यहाँ पर e की पावर n+4 है, तो ऊपर पर कितनी पावर बचेगी, e की पावर 4, ठीक है ना। ये नंबर रह जाएंगे आपके पास सिर्फ। अब e की पावर n ओवर 7 की पावर 3 होता है 343, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट सीरीज बन जाएगी। इसमें x वगैरह तो n वगैरह तो रहा ही नहीं है, विच इज द कांस्टेंट सीरीज, और कांस्टेंट सीरीज में डिवर्ज करती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट सीरीज आपके पास, हाँ मास वाइज अगर कांस्टेंट सीरीज 0 हो जाए, 0 वाली सीरीज हो ना, मतलब जिसकी हर टर्म 0 हो, तो वो तो कन्वर्जेंट है, तो उसके अलावा सीरीज डिवर्जेंट होती है। अब अगर आप x की -e/7 पुट करेंगे, माइनस कहाँ से आया, यहाँ पर x की दो वैल्यूज लिखनी है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पुट करेंगे तो सीरीज आपके पास सारी बिल्कुल वही बनेगी, लेकिन सिर्फ इसमें ये -1 की बार n+1 n+4 भी आ जाएगा, ये अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी। यहाँ पर x की जगह आपने -1 पुट करना है, -e ओवर 7, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह आ जाएगी, विच इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अब अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की आप जानते हैं दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि पहले ही चले यहाँ पर इतना ही चेक कर लेते हैं कि इसकी लिमिट लेनी है आपने an, यहाँ पर an मेरा ये बनता है e की पावर 4 ओवर 3